आज मुझसे छूट नहीं पाओगी, याद रखना। मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? मेधा जी आपसे मिलने आई थी, मगर माँ जी ने उन्हें रोक दिया। माँ ने? क्यों? I mean, I hope माँ ने उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ऋषभ। तुम ऐसा करो, प्रहलाद के साथ प्रोग्राम बनाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। नो ऋषभ, हम अकेले में मिलेंगे। स्ट्रेंज गर्ल। केशव की मौत पर हम सभी ने अपने अपने हिस्से के आंसू बहा लिए। अब तो हमें उस इंडियन जर्नलिस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। केशव का कातिल मल्होत्रा खानदान में से कोई नहीं हो सकता। आई एम श्योर अबाउट इट। इस बारे में मेरा शक बिल्कुल सही है महीन, वरना ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इसलिए कि वो नहीं चाहता कि मैं मल्होत्रा खानदान में किसी को इस राज का जिक्र करूं। जब जब मैंने मल्होत्रा खानदान में से किसी के सामने इस राज का जिक्र किया है, उसका मुझे फोन आया है और उसने मुझे धमकी दी है। तुम यकीन से कह सकती हो उस धमकी देने वाले की और उस इंडियन जर्नलिस्ट की आवाज एक ही है? मेरा मतलब है दोनों आदमी एक ही हैं। हाँ, एक ही है। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन। देखो देविका, तुम मल्होत्रा खानदान के हर मेंबर से कई बार मिल चुकी हो। तुम्हें किसी की भी आवाज में कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है? That is the problem. हैरानी की बात यही है कि ये आवाज मल्होत्रा खानदान में से किसी की आवाज नहीं है। मान लिया जाए ये आदमी कोई तीसरा है, फिर भी उसे ये कैसे मालूम था कि केशव को फंसाने का जरिया मैं हो सकती हूँ, और वो भी मिलान में? इसका मतलब उसे केशव और मेरे रिश्ते के बारे में मालूम था। एंड हाउ डज ही नो कि केशव की एक एक मूवमेंट क्या थी? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरी बात यह है कि कत्ल करने के बाद ये आदमी वापस क्यों लौटा, और उसे मुझसे क्या खतरा है? ऑब्वियसली ये कोई ऐसा आदमी है जो हमारे बीच रहना चाहता है और एक्सपोज भी नहीं होना चाहता। और तीसरी बात, ऑब्वियसली उसकी फाइनेंशियल बैकिंग बहुत सॉलिड थी। जिस तरह उसने मिलान में पैसा बहाया, उसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। वो तो ठीक है, लेकिन केशव भाई साहब की मौत से किसको फायदा हो सकता है? किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अभी ऐसा लगता हो। इतना जरूर था कि जब केशव जिंदा था तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आसपास वो एक किले की तरह था, जिसे अब हटा दिया गया है। फिर तो शक के दायरे में मैं भी आता हूं। हाँ, लेकिन वो तुम नहीं हो। मैंने तुम्हारे और स्वेतलाना के पासपोर्ट की जांच पड़ताल की थी। तुम में से कोई उस वक्त मिलान में नहीं था। इतना जरूर है कि तुम किसी को हायर करा के ये करवा सकते थे, लेकिन तुम नहीं हो महीन। देविका, फिर आखिर ये कातिल कौन हो सकता है? निशी, ऋषभ, रंजना देवी। ताऊ जी, और अगर शक की बात है तो सुधाकर राव भी। नो नो महीन, वही होगा। डोंट पिक इट अप, डोंट पिक इट अप। घबराने से कुछ नहीं होगा। मुझे उसकी आवाज सुननी है और मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। महीन, लेट मी पिक अप द फोन। टेक इट इजी। हेलो। ये लो दीदी, पानी पी लो। ये क्या पहली बार हुआ है रंजना देवी ने तुम्हें जली कटी सुनाई है? उनकी तो शुरू से ही आदत रही है। तुम क्यों अपने दिल पर लेकर बैठी हो? बात रंजना देवी की नहीं है रूबी। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है मेरे और ऋषभ के बीच। ऋषभ ऋषभ, तुमको तो ऋषभ का फितूर सा सवार हो गया है। जिंदगी को किसी का ऐसा मोहताज नहीं बना लेना चाहिए कि उसके बिना जिंदगी लाचार हो जाए। और तुम तो कभी कमजोर नहीं थी। ढोंग था वो, सिर्फ दिखावा था। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं हमेशा से कमजोर थी रूबी।
मैं कमजोरी हूं। ये आंसू, ये बेबसी, ये कंगाली दौलत की कंगाली से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। दिल की कंगाली, जब होठों के पास मुस्कुराने की कोई वजह ही ना हो, जब आपके पलकों पर सपना सजाने का कोई हौसला ही ना हो। मेरा तो जीने को मन नहीं कर रहा। दीदी, अगर इन होठों पर मुस्कुराने की वजह देनी है और इन पलकों पर सपने सजाने का हौसला देखना है, तो तुम्हें ऋषभ नाम के इस कुएं से बाहर निकलना होगा। ऋषभ जो देना चाहता था उसने दे दिया, दर्द और आंसू। मैं ऋषभ के बिना नहीं जी सकूंगी। तो इन आंसू और दर्द सहने की आदत डाल लो। मैंने तुम्हें कई बार देखा है ऋषभ के कारण टूटते हुए। दीदी, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को ये समझा लो कि ये तुम्हारी बेबस और मजबूर की वजह ऋषभ ही है। ऋषभ तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकता दीदी, कभी खुशी नहीं दे सकता। मैं ऋषभ के प्यार से बाहर ही नहीं निकल पाती। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। एक तरीका है, यहाँ का सब छोड़ छाड़ के इस शहर से दूर कुछ दिनों के लिए चली जाओ। वहां इत्मीनान से बैठकर एनालाइज करो कि तुम ऋषभ के प्यार के चक्की में कितनी बार पिसी हो। बिलीव मी, टेक अ ब्रेक। ऋषभ के पहुंच से दूर चले जाओ प्लीज। कहाँ जाओ? तुम्हारी फर्म ने तुम्हें कैलकाटा ऑफिस संभालने की तो दी थी ना ऑफर। They're still waiting for an answer. Take that. ठीक है, यही आजमा कर देखती हूँ। वैसे भी मेरे पास अब यहाँ करने को बचा ही क्या है। एक केस है सिल्वर स्टेट का, तो वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रंजना देवी और स्वेतलाना के बीच सुलह हो चुकी है। लेकिन सुनील वर्मा फ्रॉम बॉम्बे। हेलो मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। हेलो सुनील, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जी वो सब डिटेल्स बाद में। आप इमीडिएटली बॉम्बे आ जाइए। क्या बात है, सब ठीक तो है? देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। अभी किसी भी तरह से आप बॉम्बे आ जाइए। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है जरा वो तो बताओ। सब ठीक है, आप बॉम्बे आ रहे हैं ना? डैमेज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या बात है, तुम बता नहीं रहे। सब ठीक है, क्या हुआ क्या है? देखिए नीतू ने हितेन पवार का खून कर दिया है। What? नीतू ने खून कर दिया? मैं अभी आ रहा हूं, तुम उधर ही रहो। Come in. कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे उस दिन की घटना के लिए माफी मांगने आया हूं। Oh, really? एकनाथ, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी थी तो अकेले आ सकते थे। किसी को साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैं इसे आपके हवाले करने आया हूं। आप चाहें तो इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है। इसे तो मैं तब पुलिस के हवाले कर सकता हूं जब इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराऊं। यानी आपने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है? और एकनाथ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। यानी कि आपने मुझे माफ कर दिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान आपको लंबी उम्र दे साहब। तुकाराम, गुस्सा सबको आता है और गुस्से में किसी पर हमला कर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अस्पताल में रहने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो कितने लोगों की जिंदगियों पर असर करता। तुम्हें तो अटेम्प्टेड मर्डर के केस में 10-12 साल की जेल हो जाती, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे मां बाप का क्या होता, यह सोचा है तुमने?
जज्बात में आकर तुमने तो यह हरकत कर दी, लेकिन उस हरकत का जुर्माना तुम्हारे पूरे परिवार को अदा करना पड़ता। जी सर। खैर, भूल जाओ इस बात को। लेकिन तुकाराम, आइंदा अपनी हरकतों पर और अपने गुस्से पर काबू रखना। और एकनाथ, तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। मैंने एक फैसला कर लिया है। इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से मैंने यह फैसला किया है कि वर्कर्स की कंपनसेशन की आधी रकम कुछ ही दिनों में अदा कर दी जाए, इस वादे के साथ कि बाकी की रकम फैक्ट्री के ब्लास्ट की इंक्वायरी के बाद अदा कर दी जाएगी। इज दैट ओके? थैंक यू सर। यू वेलकम। तुकाराम, तुकाराम क्या कर रहे हो? ये उठो उठो। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया। जी साहब, मुझसे नाराज मत होना साहब। तुमसे कैसी नाराजगी भाई, मैं तो सड़क पर जा रहा था, केले का छिलका आ गया, फिसल कर गिर गया, सर पे चोट आ गई। वो छिलका तुमने तो नहीं डाला था ना। फिर तुमसे कैसी नाराजगी। और एकनाथ, पूछताछ के दौरान अगर तुमसे पुलिस ये सवाल करे तो तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए कि मैं फिसल कर गिरा था। अब जाओ और मन लगाकर काम करो। ओके ऋषभ साहब, आज से हम सारे वर्कर्स आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज रात उस बुड्ढे का काम तमाम हो जाएगा केडी साहब, आप चिंता मत करो। हाँ, अरे ये समझ लो कि अपने हथेली पे ना बस वो इतना ही जिंदगी लिखा कर लाया है। हाँ, नहीं, अरे अपुन आज काम करके आपके पास आधी रात को पहुंचेगा केडी साहब, इनाम लेने के वास्ते। हाँ, नहीं वैसे कोई लफड़ा तो नहीं, लेकिन वो बुढ़ा है तो हस्ती ना, कोई मामूली आदमी तो है नहीं, तो काम तमाम होने के बाद भी खतरा तो रहेगा। लेकिन अपुन चाहेगा केडी साहब कि अपुन के सर पे आपका हाथ रहे, बस। हाँ, चलो आप चिंता मत करो, अब मैं खबर करता हूं ना। हाँ हाँ, चलो। हाँ, क्या है? एक करण भाई इधर क्या कर रहा है? बिना काम के तो हम मंदिर भी नहीं जाते हैं। तुम्हारा काम पड़ा होगा तभी तो आए। क्या काम? कैसी बातें करते हो तुम? इतना सारा काम हम साथ करते हैं और आज तुम ऐसे ताज्जुब कर रहे हो जैसे गंजों के शहर में कंघी बेचने पहुंच जाता हो। देखो, अपन को इधर उधर का नहीं बोलने का। हाँ, काम का बात बोलो और फूटो। ठीक है, ऐसा सही। वैसे आज किसकी मौत बनने जा रहे हो? ये अपन का बहुत सीक्रेट, किसी को बोलता नहीं। और बोला ना, काम का बात बोलो और फूटो, फालतू टाइम नहीं। आज वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास मियां। ये क्या करण भाई? यहीं खड़ा रहो, हिलना नहीं यहाँ से। जितना भी पुराना हिसाब किताब है उसका आज फुल एंड फाइनल कर देते हैं। तुम्हारा विश्वास नहीं है मुझे, पता नहीं कब तक आते जाओगे। अपन का कोई कसूर होगा ना करण भाई, अपन के ऊपर यकीन करो। हाँ, यकीन तो मैं भगवान पर भी नहीं करता हूँ मियां। कर ली ना तूने अपने मन की। तू अपने आप को क्या बहुत बहादुर और समझदार समझती है? अपने मामी डैडी की बात कभी नहीं सुनी तूने। जो जी में आया, जब जी में आया कर लिया। आजाद पंछी की तरह इधर उधर फुदकती रहती थी। क्यों किया तूने नहीं तो ऐसा? हम दोनों को, हम सबको तूने जिंदगी भर का दुख दे दिया। अब कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल। सारा दिन घर में इधर उधर चहकती रहती थी। अब तेरे मुंह में कुछ बोल नहीं है बोलने को? बोल। अरे सारे मल्होत्रा खानदान ने सारे पाप कर डाले, एक ये बचा था, वो तुझे ही करना था क्या? ठीक, तूने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, किसी के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। नहीं तो ऐसा क्यों किया? बोल। बस करो निशी। कौन सी बात कब कहां की जाती है तुम आज तक नहीं समझ सके। तो क्या तुम्हारी इस बेटी की आरती उतारूं? क्या करूं? क्यों? मैं हमारी दोनों बेटियों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी हम
बेटे, तुम्हारा पापा आ गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। आंखें पूछ। ये क्या? मैं तो समझता था कि सिर्फ ऋतु रोती है, तुम नहीं। तुम तो मेरी बहादुर बिटिया हो ना? सॉरी पापा। किस बात के लिए सॉरी बेटे? बेटे, मेरी नजर में तुमने कोई पाप नहीं किया है। बिलीव मी, जो तुमने किया अच्छा ही किया। तुमने कोई जुर्म किया नहीं बेटे। पापा, वो जानवर ऋतु की जिंदगी दोबारा बर्बाद करने पे तुल गया था। जानता हूं बेटे। बेटे, जो तुमने आज अपने तरीके से किया है, वो मुझे बहुत पहले अपने तरीके से कर देना चाहिए था। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू दैट बेटे, आई प्रॉमिस यू। का नवाब साहब, सांप सूंघ गया का? तुहार मुंह में तो जबान हुआ करती थी। तुमसे मिलने आया क्या? और नहीं तो का तुहार घर का खिड़की दरवाजा गिरने आया हूं। तो हाल बैठना। बैठने के लिए हमको तुहार परमिशन का जरूरत नहीं है नवाब साहब। बोला आपने क्या खिदमत करे? आज हम कुछ करवाने नहीं, करने आए हैं। तुहार नूर भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने आना पड़ा। नूर भाई तो हम ही उसका बंटू का फोर। वो पर क्यों? ऐसे सब सवालों का जवाब हम पुलिस वालन को भी नहीं देते। तो तू कहां का कुतबाल है भाई? छोटका नवाब, ज्यादा ऊंचा मत उड़। हर जगह अपना हाथ जगन्नाथ करते फिरता है। मल्होत्रा की फैक्ट्री में हाथ डालने के पहले ये तो पता कर लेता कि हमरा का कनेक्शन है वहां। हमरा ऋषभ भैया से दुश्मनी लेने के पहले उनका दोस्तन के बारे में भी कछु जानकारी हासिल कर लिया होता। फैक्ट्री ये सब बाहिया सवाल में हमरा टाइम बर्बाद मत कर। हम पूरा जानकारी लेकर यहाँ आए हैं। नूर भाई तेरा आदमी था जिसने फैक्ट्री में ब्लास्ट किया। आपने फैक्ट्री में ब्लास्ट नहीं किया? तो हम कहां कहते हैं कि तूने किया? तुझसे करवाया गया। अब जल्दी से हमको श्रीमान जी का नाम बताने का कष्ट करो। जॉन बो बबाल मल्होत्रा की फैक्ट्री में करवाया था, वरना तुम्हारा जिंदगी बहुत कष्ट में पड़ जाएगा। आपको कुछ नहीं मालूम। सही कहता, आपको नहीं मालूम। हम आखिरी बार तुझसे पूछते हैं, वो आदमी का नाम क्या था? केटी सक्सेना। केटी सक्सेना। चलो, पहले ओ के नाम का एक गोली तुम खा। क्या उनको माफ कर देना? हमारा मामला होता ना तो हम शायद तुझे माफ कर देता, पर ऋषभ भैया के मामले में कोई माफी नहीं। खुदा हाफिज।